तो हम यहाँ पर सल्तनत काल के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। इससे पहले हमने कुछ वीडियो के बारे में आप चैनल पर जाके उन वीडियो को देख सकते, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो चीज़ हमने पढ़ी थी ताकि प्रीवियस नॉलेज जो है वो इसके साथ मैच हो सके, ठीक है। जो सल्तनत काल है इसका प्रारंभ कब होता है? 1206 से लेके 1526 तक यह काल क्या होता है? चलता है। कब से कब तक है? 1206 से 1526 तक, ठीक है। इसमें जो पहला वंश आता है वो आता है गुलाम वंश। कौन सा आता है? गुलाम वंश। गुलाम वंश, इसके बारे में हमने वीडियो कुछ बनवा लिए थे, थोड़ा बहुत बचा है, वो चीज़ आज हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। गुलाम वंश जो है इसकी स्थापना 1206 में होती है और यह वंश 1290 तक क्या करता है? दिल्ली सल्तनत पर राज करता है, ठीक है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? जो इसके संस्थापक थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या की गई? गुलाम वंश की स्थापना की गई, ठीक है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने इसकी स्थापना कब की? 1206 में की और 1210 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। 1206 से लेके 1210 तक इनके बारे में भी हम जान चुके हैं, ठीक है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके ये चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद आए आराम शाह, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह आए। कब आए? दूसरे नंबर के जो थे आराम शाह। इनका शासनकाल ज़्यादा कुछ नहीं रहा, खाली अल्पकालिक कुछ महीनों के लिए शासन किया 1210 में, ठीक है। कुछ महीनों के लिए इनका शासन यहाँ पर क्या था? रहा था। उसके बाद है इसके शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है। कौन आते हैं इसके बाद? आराम शाह के बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो इनका शासन रहता है वो रहता है 1210 से लेके 1236 तक, ठीक है। 1210 से 1236 तक। इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया, ठीक है। इनकी पुत्री कौन आती है? रजिया। जो रजिया का शासनकाल रहता है, रजिया सुल्तान, यह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है, ठीक है। पहली महिला शासिका या मुस्लिम शासिका जो भी बोले वो कौन है? रजिया सुल्तान। इनका शासनकाल रहता है 1236 से लेके 1240 तक, ठीक है। 4 वर्ष यह दिल्ली सल्तनत पर क्या करते हैं? शासन स्थापित करते हैं। इसके बाद आते हैं रजिया के बाद आते हैं कौन? बहराम शाह, ठीक है। रजिया के बाद कौन आते हैं? बहराम शाह। बहराम शाह यह आते हैं 1240 से लेके 1242 तक, ठीक है। अल्पकालिक समय रहता है 1240 से लेके 1240 से लेके 1242 तक, ठीक है। मात्र 2 साल शासन करते हैं। इनके बारे में ज़्यादा हमने कुछ पढ़ना नहीं होता क्योंकि ऐसा महत्वपूर्ण इनके शासनकाल में कुछ कार्य हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अलाउद्दीन महमूद शाह। कौन आते हैं? अलाउद्दीन महमूद शाह। अलाउद्दीन महमूद शाह। शासनकाल में भी कोई ऐसा कार्य हुआ नहीं जिसके बारे में हमें हिस्ट्री में अध्ययन करना होता है या इतिहास में, मतलब जो भी हम कंपटीशन या कोई भी पेपर देते हैं वहाँ पर इनके बारे में कुछ पूछा जाए, ठीक है। ऐसे कार्य इनके द्वारा कुछ भी नहीं किए गए। जो इनका शासनकाल था वो था 1242 से लेके 1246 तक। 1242 से 1246 तक इन्होंने शासन किया, ठीक है। और इनके बाद आते हैं नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। इनके बाद कौन आते हैं? नसीरुद्दीन महमूद शाह। नसीरुद्दीन
महमूद शाह। इनका शासनकाल जो रहता है वो रहता है 1246 से 1266 तक। कब से कब तक? 1246 से 1266 तक। इनके शासनकाल में भी ऐसा कुछ काम नहीं हुआ जो हम क्या करें यहाँ पर हिस्ट्री में जो पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण शासक आते हैं गुलाम वंश के, वो हैं बलबन, ठीक है। इनके बाद किसके बारे में पढ़ना होता है? बलबन के बारे में, जिनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है। 1266 से लेकर 1287 तक यह किसका शासनकाल रहा? बलबन के बारे में, ठीक है। इनके बारे में बहुत कुछ जानकारी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो चलिए बलबन के बारे में क्या करते हैं, शुरू करते हैं अब, ठीक है। किसके बारे में पढ़ना है अब हमें? बलबन के बारे में। ठीक है, तो अब हम किसके बारे में पढ़ते हैं? बलबन के बारे में। जो बलबन का पूरा नाम था वो था गयासुद्दीन, क्या था? गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन। इनका जो शासनकाल रहा वो 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक इन्होंने क्या किया? शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। 1266 से लेकर 1287 तक एक महत्वपूर्ण शासक के रूप में इन्होंने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? शासन किया, ठीक है। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। जो इनके कार्य थे इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले सत्ता में आते ही क्या किया? तुर्कान-ए-चहलगामी, जो बलबन थे ये क्या थे? तुर्कान-ए-चहलगामी के सदस्य थे, ठीक है। आपने इससे पहले पढ़ा इल्तुतमिश, जिन्होंने तुर्कान-ए-चहलगामी का गठन किया, ठीक है। उसमें किसे किया? 40 सरदारों को रखा, उसी में से कौन थे? बलबन भी उसमें शामिल थे। क्या थे? तुर्कान-ए-चहलगामी के सदस्य थे, ठीक है। किसके सदस्य? तुर्कान-ए-चहलगामी, तुर्कान-ए-चहलगामी थे बलबन, सदस्य थे, ठीक है। क्या थे इसके? सदस्य। तुर्कान-ए-चहलगामी के सदस्य थे 1249 में, ठीक है। इससे पहले आपने उनके बारे में पढ़ा, किसके? नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। किसके बारे में पढ़ा? नसीरुद्दीन महमूद शाह। 1249 में नसीरुद्दीन ने क्या किया? 1249 में नसीरुद्दीन ने अपनी पुत्री का विवाह इससे किया, ठीक है। अपनी पुत्री का विवाह बलबन से किया। कब किया? 1249 में। और इसको एक उपाधि दी, उलुग खां की उपाधि दी, ठीक है। किसकी उपाधि दी? उलुग खां। क्या थी यह? उपाधि दी। किसके द्वारा दी गई? नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा दी गई। किसकी उपाधि दी? उलुग खां की उपाधि। बहुत बार पूछा जाता है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? नसीरुद्दीन महमूद ने दी, ठीक है। उपाधि दिए थे, उलुग खां की उपाधि दी। जो नसीरुद्दीन महमूद था इसके बारे में एक पॉइंट छूट गया था। ये बहुत एक क्या था? मितव्ययी शासक था, मतलब बहुत कम व्यय करने में विश्वास रखता था। जो मतलब वहाँ का राज खजाना था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो खजाना था, मतलब जो राज्य की संपत्ति थी उसको बहुत कम खर्च किया करता था ये, ठीक है। ये जो अपना जीवन यापन किया करता था वो किससे करता था? टोपी सिलकर अपना जीवन यापन किया करता था। मतलब टोपी खुद सिलेगा और उसको क्या करता था? मतलब बुन के क्या करता था? मार्केट में
बेचने के लिए भेज देता था, उसी से यह अपना क्या किया करता था, जीवन यापन किया करता था। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मितव्ययी अल्पव्ययी बोला जाता है। और बहुत दयालु स्वभाव का व्यक्ति था। ठीक है, मतलब जनता के प्रति हमेशा दयावान दृष्टिकोण इसका रहता था। ठीक है, बलबन के शासन के बारे में जानते हैं, मतलब इसकी शासन व्यवस्था वहाँ पर कैसी थी। ठीक है, शासन किसके बारे में जानते हैं, बलबन के शासन व्यवस्था के बारे में, मतलब इसने शासन किया, इतना महत्वपूर्ण शासक यह क्यों रहा, क्या इसकी विशेषताएं थी, इसके बारे में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जानेंगे अब आगे को। ठीक है, बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति। रक्त और लौह की नीति से मतलब था कि शासन व्यवस्था में अगर कोई मतलब इसके शासन का जो भी कार्य करता है, विरोध करता है, मतलब कोई भी विरोध नहीं कर सकता था। ठीक है, मतलब कड़े से कड़े नियम लगाओ ताकि जनता क्या करे कि इसकी बात मान ले। ठीक है, आपने इसके अलावा भी बहुत जगह जो तानाशाही शासन होता है उसमें रक्त और लौह की नीति के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हिटलर जैसे बहुत सारे शासक थे, उनके बारे में, निरंकुशवाद, इन चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा। वही चीज़ें क्या की थी, बलबन ने बहुत पहले लागू कर दी थी। ठीक है, उसके साम्राज्य का मतलब उसके शासन व्यवस्था में सबसे पहली जो नीति थी वो थी रक्त और लौह की नीति अपनाई। मतलब लोगों को प्यार से समझाओ, मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, निपटारा कर दो। मतलब ऐसी नीतियाँ इसने अपनाई ताकि शासन सुदृढ़ रहे और उसका क्या हो, विरोध न हो पाए। ठीक है, वहाँ पर मतलब इसके खिलाफ लोग ना आ पाए, क्योंकि उनमें एक डर बना दिया था कि अगर हम शासक जो मतलब राजा है उस समय, सुल्तान है, उसका कहा नहीं मानते तो हमारे साथ भी वही हालत होगा जो औरों का होते आया है। ठीक है, उसने देवत्व का सिद्धांत दिया। इसके अलावा इसने क्या किया, एक देवत्व का सिद्धांत दिया, देवत्व का। ठीक है, इसके अलावा क्या किया, एक देवत्व का सिद्धांत दिया। ठीक है, देवत्व का सिद्धांत जानते हैं कि देवत्व का सिद्धांत क्या है, मतलब इसके अनुसार ऐसा था, ऐसा कहना चाहता था कि मैं ही भगवान हूँ। ठीक है, अल्लाह भगवान जो भी हूँ मैं हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। ठीक है, इसीलिए कौन सा सिद्धांत दिया, देवत्व का सिद्धांत। मैं जो बात कहूँगा वो आप लोगों को माननी पड़ेगी, मतलब भगवान की कही हुई बात समझ के वो चीज़ क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा देवत्व सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिया, देवत्व का सिद्धांत दिया। और स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ठीक है, स्वयं को क्या किया, ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि घोषित कर दिया। और जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। ठीक है, अपने आप को क्या किया, अपने आप को इसने एक उपाधि दी। उपाधि क्या दी इसने, जिल्ले इलाही की। कौन सी उपाधि दी, जिल्ले इलाही। पूछा जाता है कि जिल्ले इलाही की उपाधि किसने दी, तो ये किसने दी थी, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, अपने आप को मतलब भगवान का क्या माना, प्रतिनिधि घोषित कर दिया था इसने, स्वयं को भगवान तो बता दिया। ठीक है, इसने इसके अलावा और क्या किया, निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया, निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, मतलब अपने आप एक निरंकुश शासक घोषित किया। अगर शासक का कहा कोई नहीं मानता तो निरंकुशवाद की तरफ, मतलब उसको क्या कर दो, जो नहीं मान रहा है उसको मार दो या फांसी पर दे दो,
कठोर से कठोर सजाओं का इसने प्रावधान किया, जो भी क्या करता था कि इसकी सत्ता के खिलाफ जाता था। ठीक है, इसने तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसको समाप्त कर दिया? तुर्कान चहलगामी को। तुर्कान चहलगामी, इसको क्या कर दिया? समाप्त। आपने देखा कि पहले यह तुर्कान चहलगामी का ही क्या था? सदस्य था। तुर्कान चहलगामी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने इसका क्या किया था? गठन किया था, और इसी का यह क्या था? एक सदस्य था। इसने बाद में जब सत्ता में आया तो क्या किया? तुर्कान चहलगामी को खुद ही क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, मतलब इसे समाप्त कर दिया था इसी ने। ठीक है, और क्यों किया? क्योंकि इसकी एक राजनीतिक कारण था, बहुत सारे कारण थे इसे समाप्त करने के। इससे पहले की वीडियो में आपने देखे जो तुर्कान चहलगामी, इसमें 40 सरदार थे। ठीक है, 40 ऐसे व्यक्ति थे जिनका क्या रहता था? सत्ता पर प्रभाव रहता था। ठीक है, वो हमेशा करते थे जो मतलब शासक की जो भी निर्णय आते थे, कुछ भी नियम होते थे, तो हमेशा उनमें हस्तक्षेप किया करते थे। ठीक है, मतलब अपने आप को आगे रखते थे। वो सोचते थे कि हमेशा जो शासक यहाँ पर शासन करे वो क्या करे? हमारे नियमों को माने, हमारे अनुसार चले। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिया इसने? तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया, ताकि हमारे खिलाफ क्या हो कि कोई भी न आ सके। ठीक है, जो हम निर्णय लें वो क्या हो? सभी के लिए सर्वमान्य हो, इनका किसी का भी विरोधों का सामना न करना पड़े। इसीलिए क्या किया? बलबन ने तुर्कान चहलगामी को समाप्त कर दिया। ठीक है, और इसके अलावा इसने बहुत सारे वहाँ पर कार्य किए। ठीक है, इसने एक सैन्य विभाग के निर्माण किए। ठीक है, एक मजबूत शासन के लिए आप अभी भी देखते हैं कि एक देश की सुरक्षा के लिए या मजबूत शासन के लिए क्या होता है? एक क्या सैनिकों की स्थापना करनी पड़ती है, मतलब सैनिकों को रखना होता है। ठीक है, सैन्य विभाग की स्थापना करनी पड़ती है। ठीक है, इसके पास बहुत सारी सेना तो पहले से थी, लेकिन क्या था कि सैन्य विभागों की कमी थी, ताकि सैनिकों को संगठित किया जा सके। ठीक है, कभी भी कोई भी क्या हो, युद्ध हो या कोई भी कारण हो, तो सैनिकों को क्या संगठन के माध्यम से उन्हें लाया जा सके। तो इसीलिए इसने क्या किया? एक सैन्य विभाग, जिसको क्या बोला जाता है? दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। इसकी स्थापना की दीवान-ए-अर्ज। सैन्य विभाग को क्या बोला जाता था? दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, यह क्या था? एक सैन्य विभाग था। ठीक है, क्या था? सैन्य विभाग, जिसका नाम क्या था? दीवान-ए-अर्ज। ठीक है, इसकी स्थापना की। ठीक है, खुद को कुलीन व्यक्ति बताया। ठीक है, इसने मतलब खुद को क्या बताया? एक कुलीन यानी कि श्रेष्ठ व्यक्ति बताया। खुद को क्या बताया? कुलीन। कुलीन आप देखोगे कि यह एक गुलाम था, लेकिन क्या बता रहा है? खुद को कुलीन बता रहा है, मतलब सबके समान बता रहा है। जो भी वहाँ शासन में लोग हैं, मतलब जो भी साम्राज्य के लोग हैं, उनमें अपने आप को क्या प्रस्तुत कर रहा है? सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को क्या किया कि एक कुलीन व्यक्ति बताया इसने सिजदा और पाबोश प्रथा चलाई। ठीक है, 2 प्रथाएं चलाई इसने। कौन सी? सिजदा और पाबोश। सिजदा और पाबोश। सिजदा और पाबोश का अर्थ होता है, सिजदा का अर्थ होता है सर झुकाना, और पाबोश का अर्थ होता है घुटनों के बल। मतलब इसने यह प्रथा चलाई कि दरबार में जो भी आएगा वो क्या करेगा? सुल्तान के सामने सिजदा और पाबोश को अपनाएगा। ठीक है, मतलब क्या करेगा? सिर झुकाकर घुटनों के बल क्या करेगा? जो सुल्तान है उसको सलाम करेगा। ठीक है, ऐसी प्रथा चलाई। और इस्लाम की माने तो इस्लाम में क्या है कि किसी के भी सामने एक भगवान, जो मतलब वो अल्लाह, अपने भगवान जिसे भी मानते हैं, उसके सामने मतलब सिर झुका सकते हैं, और घुटनों के बल क्या कर सकते हैं? बैठ के सिर झुका सकते हैं, और किसी के भी सामने नहीं। लेकिन जो बलबन था, इसने ईरानी पद्धति क्योंकि है, ईरान का था, वहाँ की पद्धति क्या की? यहाँ पर भी लागू कर दी और बोला
की सल्तनत में राजा के सामने आएगा और क्या करेगा, सिजदा और पागोश करके राजा को सलाम करेगा। ठीक है, मतलब घुटनों के बल बैठेगा और सर झुका के क्या करेगा, राजा का सम्मान करेगा। यह प्रथा इसने चला दी यहाँ पर। ठीक है, क्या माना जाता है, मतलब इसे अच्छा नहीं माना जाता। इस्लाम में बोला जाता है कि जो उनका भगवान है, ठीक है, भगवान अल्लाह जो भी मानते हैं, उसके अलावा किसी के भी सामने घुटनों के बल बैठ के सिजदा पागोश मतलब सर झुका के सलाम हम नहीं कर सकते, लेकिन यह इसने करवाया। ठीक है, इसने एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, एक नया त्यौहार क्या, नवरोज़ मनाया। ठीक है, नवरोज़ त्यौहार का आरंभ किया। कौन सी त्यौहार का, नवरोज़ त्यौहार का आरंभ किया। नवरोज़ त्यौहार का प्रारंभ किया। नवरोज़ त्यौहार प्रारंभ, जो नवरोज़ त्यौहार है यह वहाँ पर पारसी धर्म का नववर्ष होता है। ठीक है, पारसी लोग इसको मनाते हैं। कौन से, पारसी लोग इसे मनाते हैं। ठीक है, नवरोज़ को इसने क्या किया, यह यहाँ पर भी आरंभ किया। इसने मंगोल साम्राज्य को बचाया। ठीक है, इसके अलावा साम्राज्य की रक्षा की मंगोल आक्रमण से। ठीक है, मंगोल आक्रमण से क्या किया, साम्राज्य की रक्षा की। ठीक है, सुरक्षा की। किससे की थी, मंगोल आक्रमण, क्योंकि दक्षिण एशिया से मंगोलों के बहुत सारे आक्रमण होते रहते थे, तो इसने क्या किया, उनसे बचाया। इसके दरबार में कुछ महत्वपूर्ण उस समय के साहित्यकार या कवि कहें, वो इसके दरबार में रहा करते थे। ठीक है, उनमें कौन थे, अमीर खुसरो। ठीक है, कौन थे, अमीर खुसरो। और इसके अलावा एक और थे, अमीर हसन। ठीक है, और कौन थे, अमीर हसन। पूछा जाता है कि यह किसके दरबार में थे करके। ठीक है, किसके दरबार में थे, बलबन के दरबार में, अमीर खुसरो और अमीर हसन। ठीक है, जो गयासुद्दीन बलबन, इतना ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो मतलब पेपर में पूछा जाता है, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आता, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा, आप अगर इस चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार हम थोड़ा इनके बारे में क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, जो बलबन थे वो कौन थे, ठीक है, वो मैंने मिटा दिया है, वो चीज़ में एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, जो चीज़ इससे पहले हम कर चुके हैं। ठीक है, यह तुर्कान चहलगामी के क्या थे, सदस्य था। ठीक है, बलबन क्या था, तुर्कान चहलगामी का सदस्य था। 1249 में नसीरुद्दीन महमूद शाह, उसने क्या किया कि अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। ठीक है, बेटी का विवाह कर दिया, उसी के बाद यह क्या हुआ कि सुल्तान बनाया गया। ठीक है, क्योंकि पहले तो यह एक तुर्कान चहलगामी उसका सदस्य था, बोला गया है कि जो मतलब न हो तो उसको हम राजा नहीं बना सकते, तो इसका हो जाता है नसीरुद्दीन महमूद शाह की पुत्री से हो जाता है, तो उसकी वजह से किसी न किसी तरीके से इसका संबंध किससे आ जाता है, सुल्तानों से आ जाता है। मतलब दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान है उनमें, मतलब उनके वंशजों में यह भी गिना जाता है। ठीक है, उनका एक गुलाम रहता है, तो क्या होता है, इसकी शादी करता है तो इसको क्या देता है, उल्लुग खां की उपाधि देता है। कौन देता है, नसीरुद्दीन महमूद शाह। ठीक है, बलबन ने क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाई अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए। इसने द्वत्व का सिद्धांत दिया, मतलब मैं ही क्या हूँ, भगवान हूँ। ठीक है, और स्वयं को जिल्ले इलाही घोषित किया, मतलब भगवान को अपने को भगवान के समान बता दिया। ठीक है, मतलब भगवान और जो मैं हूँ मतलब बराबर मान सकते हो आप इन्हें, अपने आप को क्या किया, जिल्ले इलाही घोषित कर दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, रक्त और लौह की नीति अपनाई। ठीक है, कौन सी नीति अपनाई, रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसने निरंकुशता का सिद्धांत दिया। ठीक है, निरंकुशता सिद्धांत दिया,
तुर्कान चहलगामी का क्या किया, समाप्त कर दिया। तुर्कान चहलगामी जो 40 सरदारों का दल था इसे समाप्त कर दिया। एक दीवान अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की, ठीक है। स्वयं को क्या किया, कुलीन व्यक्ति घोषित कर दिया। सिजदा और पाबोश की प्रथा आरंभ की। जो फारसी त्यौहार रहता है नवरोज, इसका प्रारंभ किया, ठीक है। मंगोल आक्रमण से क्या की, साम्राज्य की सुरक्षा की। इसके दरबार में प्रमुख साहित्यकार अमीर खुसरो और अमीर हसन इसी के दरबार में क्या करते थे, रहा करते थे, ठीक है। बलबन के बाद 2 शासक और आते हैं, ठीक है। कौन से, दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश के 2 शासक और आते हैं जिसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोला जाता। आप यह ध्यान रख लीजिए कि अंतिम शासक कौन था, और क्रम के लिए उचित अनिवार्य रह जाता है कि कौन से शासक यहाँ पर थे, ठीक है। जो बलबन था इसके बाद आया कैकुबाद, ठीक है। बलबन के बाद कौन आता है, कैकुबाद। कैकुबाद जो इसका शासन रहता है 1287 से लेकर 1287 तक तो बलबन था। उसके बाद 1287 में कैकुबाद आता है। 1287 से 90 तक यह क्या करता है, शासन करता है, ठीक है। इसके समय में भी ऐसा कुछ कार्य नहीं हुआ जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। इसके बाद अंतिम शासक जो आता है वो आता है क्यूमर्स, ठीक है। अंतिम शासक कौन सा आता है, क्यूमर्स। यह कब आता है, 1290 में। 1290 मात्र कुछ ही महीनों का इसका शासनकाल यहाँ पर रहता है, और इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। और क्या होता है कि खिलजी वंश की स्थापना होती है, ठीक है। 1290 में इसकी हत्या करके कौन से वंश की स्थापना होती है, खिलजी वंश के बारे में। यहाँ पर हमारा दिल्ली सल्तनत का पहला जो टॉपिक था गुलाम वंश के बारे में, उसके बारे में हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। इसके सारे शासकों के बारे में पढ़ लिया है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से शासक हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं कौन सा, गुलाम वंश आता है दिल्ली सल्तनत काल में। जो पहला वंश आता है वो कौन सा है, गुलाम वंश, ठीक है। पहला कौन सा है, गुलाम वंश। इसको क्या बोला जाता है, गुलाम दास या ममलूक वंश बोला जाता है, ममलूक वंश, ठीक है। इन नामों में से किसी भी नाम को आपसे पूछ सकता है। ये जो संस्थापक या पहले शासक थे वो कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले कौन से थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक। जो इसका शासनकाल रहता है वो रहता है 1206 से लेकर 1210 तक, ठीक है। दूसरे आते हैं कुतुबुद्दीन के बाद आता है आराम शाह, ठीक है। कौन आता है, आराम शाह। यह आराम में ही रहता है, 1210 महीनों के लिए आता है। इसके बाद तीसरा शासक आता है इल्तुतमिश। कौन सा आता है तीसरा, इल्तुतमिश, ठीक है। इसका शासन महत्वपूर्ण शासन रहता है 1210 से लेकर 1236 तक, ठीक है। इसके बाद चौथा आता है रुकनुद्दीन फिरोज। कौन सा आता है, रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज, ठीक है। यह भी बहुत अल्पकाल के लिए आता है 1236 में, मात्र कुछ महीनों इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद महत्वपूर्ण शासिका जो पहली महिला शासिका है वो कौन है, रजिया सुल्तान, ठीक है। रजिया सुल्तान, इनका शासनकाल रहता है 1236 से लेकर 1240 तक का इनका शासन रहता है, ठीक है। 1236 से 1240 तक। उसके बाद आते हैं बहराम शाह। कौन आते हैं, बहराम शाह। बहराम शाह, इनका शासनकाल रहता है 1240 से लेके 1242। इनके शासनकाल में भी कोई महत्वपूर्ण कार्य हो, वैसे मतलब हमें क्रम के लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना होता है इनके बारे में, ठीक है। फिर आते हैं 7वें नंबर के अलाउद्दीन महमूद। कौन से आते हैं,
अलाउद्दीन महमूद, अलाउद्दीन महमूद। इनका जो शासनकाल रहता है 1246 तक रहता है, ठीक है। इनके समय में भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं होता है ऐसा। फिर 8वें नंबर के आते हैं, कौन से आते हैं? नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। इनका शासनकाल रहता है 1246 से लेके 1266 तक, ठीक है। 20 साल का शासन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ महत्वपूर्ण शासक के रूप में ये नहीं आए कि जिसने कुछ ऐसे काम किए हो जिसके लिए इन्हें जाना जाए, ठीक है। 9वें नंबर के में आते हैं इसके बाद गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। 9वें नंबर में कौन आते हैं? बलबन। एक महत्वपूर्ण शासक हैं जो 1266 से लेके 1287 का यहाँ पर क्या करते हैं? शासन करते हैं। 10वें आते हैं कैकुबाद, ठीक है। 10वें कौन आते हैं? कैकुबाद। इनका जो शासनकाल रहता है 1287 से लेके 1287 से लेके कब तक रहता है? 1290 तक, ठीक है। इसके बाद अंतिम और 11वें शासक आते हैं क्यूमर्स, ठीक है। क्या नाम है उनका? क्यूमर्स। जो इनका शासनकाल रहता है वो रहता है 1290 में, कुछ महीनों का अल्पकालिक समय रहता है। इसके बाद खिलजी वंश की स्थापना होती है, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर वीडियो बने, ठीक है।